पटेल प्रहलाद भाई। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संविधान है और संविधान की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब सरकार अपने फैसले से संविधान को ही चुनौती देने लगे तो न्यायपालिका को मजबूरन दखल देना पड़ता है। 19 फरवरी 2025 ये तारीख भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट सीधी टक्कर लेने वाला है नरेंद्र मोदी सरकार से। मुद्दा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, जिसे लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी या सरकार की कठपुतली? भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका काम चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये संस्था निष्पक्षता खोती जा रही है और सरकार के नेशन डिमांड डेमोक्रेसी फॉर बैलेट पेपर। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती कैसे? पहले ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कानून मंत्री की सिफारिशों से होती थी और इससे सरकार को सीधे दखल देने का मौका मिलता था। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि सीईसी की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, नेता की कमेटी ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड ऑपोजिट पार्टी अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग के मुखिया का चयन न कर सके। मोदी सरकार ने नियम क्यों बदला? लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एक नया कानून लेकर आती है, जिससे फिर से सीईसी की नियुक्ति का पूरा कंट्रोल सरकार के। इस कानून के हिसाब से अब सीईसी की नियुक्ति राहुल गांधी सेकंड, महात्मा गांधी का नेशन फॉर गुड कमेटी करेगी। विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। यानी अब सरकार अपने पसंदीदा अफसर को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है और चुनावी प्रक्रिया को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। 19 फरवरी जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांगेगा। अब इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 19 फरवरी को इस पर एक अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर 3 बड़े सवाल उठाने वाला है। पहला, क्या सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? क्या ये फैसला लोकतंत्र के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है? और क्या इससे आने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम थ्रू डीप सी फॉर नेशन तो ये मोदी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा झटका होगा। और अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो भारत में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्या चुनाव आयोग बन चुका है सरकार का नौकर? पिछले कुछ चुनावों में चुनाव आयोग की ईवीएम स्कैम, राजीव सेन जेल। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की रैलियों पर आचार संहिता लगे, लेकिन ईवीएम राजीव इज 10 ईयर रोस्ट। लगातार विवाद होता रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी खुलकर इस पर जवाब नहीं दिया। 2024 के चुनाव से पहले भी सरकार अपने करीबी अफसर को सीईसी बना रही थी ताकि सरकार के पक्ष में मोड़ा जा सके। अगर चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करने लगे तो फिर चुनाव की निष्पक्षता पर तो उंगली उठेगी। ईवीएम स्कैम नो गुड। कोर्ट मोदी सरकार को रोक पाएगा? 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर चाहिए। अगर कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया तो सरकार को झटका लगेगा और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इसे वैध मान लिया तो आने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर हमेशा के लिए सवाल खड़े हो जाएंगे। तो क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में? लास्ट 10 ईयर से है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का युग खत्म हो चुका है। क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की हाथों की कठपुतली है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कदम उठाएगा या सरकार के आगे झुक जाएगा? 19 फरवरी को इस पड़ाव आने वाला है, लेकिन असली लड़ाई जनता को लड़नी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र की आखिरी दीवार भी गिर गई तो फिर देश की जनता तो लड़ेगी बांग्लादेश की तरह, नहीं बचेगा। वो तो वेट कर रही है। As a colleague, we have known last 6 years, Justice Rishikesh Roy, shared the collegium with him. I know his intellect. I know his sense of balance. Mr. Sibbal said he was a complete judge. No, he was a complete man. His sense of humor, to make things easy, his balanced approach, whether it's the court or otherwise, was extraordinary. That apart, his patience, his demeanor, his calmness has an impact on all of us when we interact with him. And we feel
that you're talking to a person who has knowledge and wisdom. As a judge, there's 3-4 words I can phrase him in. It will be legal acumen, knowledge, reasonableness, and practicality, all built into one person, which is very difficult to get. Somebody said he's like Buddha, but he is disciplined. It requires a lot of equanimity and balance and sense of justice to be able to do this. Coupled with the sense of compassion he had, and which got reflected in his judgments, dealing with issues of when you're dealing with human beings. That apart, he's an all-round. Be it sports, be it music, be it books, and whatnot. I think it's very difficult to find a person like him be on the bench, because invariably most of us get drawn towards more black and white work rather than other things. So he's maintained that balance personally. I've had occasions when we shared a dinner or something, and our conversations were always very widespread. And I also came to know about his interest in stories about partition. And he borrowed some books and went through and came back to me and really gave his thoughts about it. He's a remarkable person. We will all miss him as far as the bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time. Thank you for being part of us. This is right. My brothers, I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior than me. But he was then as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you will not be aware of. He was a Delhi public school student, and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi public school beat modern school in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dip sites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader, and he generously gives books to all the guests who visit him at home. और आप हमसे